प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अवध अंग्रेज संबंध पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले इसी टॉपिक पर एक व्याख्यान हो चुका है और अवध अंग्रेज संबंध पार्ट 1 के बाद में ये पार्ट 2। पिछले व्याख्यान में हमने अवध की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में चर्चा की थी और अंग्रेज़ों की इलाहाबाद की जो संधि थी, क्लाइव के समय जो संधि हुई थी, वो संधि जो थी वहाँ से अंग्रेज़ों का पहली बार इलाहाबाद के साथ में कोई बातचीत या एक संपर्क हम जो कहें कि प्रथम संपर्क जो है वो 1765 में हुआ था। और उसके बाद इसी व्याख्यान में हमने जब क्लाइव के बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पर आ गया, तब वॉरेन हेस्टिंग्स की अवध के प्रति क्या नीति थी और फैज़ाबाद की संधि, ये हमने किया था। आज हम कर रहे हैं लॉर्ड जो कॉर्नवालिस था उसकी अवध के प्रति क्या नीति थी। जब कॉर्नवालिस भारत आया तो अवध की शासन व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी थी। अवध के राज्य कार्यों में अंग्रेज़ी रेजिडेंट का खुला हस्तक्षेप चल रहा था। स्वयं कॉर्नवालिस ने अवध की शासन व्यवस्था की कटु आलोचना की, परंतु इस समय अवध का राज्य अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अवध अंग्रेज़ों तथा मराठों के बीच में एक बफर स्टेट का कार्य करता था। इस कारण कॉर्नवालिस ने कानपुर व फतेहगढ़ में जो वहाँ की सेना है, सेना में कमी नहीं की। अतः अंग्रेज इसे निर्बल नहीं बनाना चाहते थे। कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि बफर स्टेट है। बफर स्टेट यानी कि दो बड़े राज्यों के बीच में एक छोटा राज्य। कॉर्नवालिस ने नवाब से प्रतिवर्ष ली जाने वाली धनराशि में भी कमी कर दी। अब 74 लाख रुपए के स्थान पर कंपनी नवाब से 50 लाख रुपए लेने लगी, जैसा कि फैज़ाबाद की संधि के समय तय हुआ था 74 लाख। अब उसके बाद में इन्होंने उसमें संशोधन किया है और वो 50 लाख कर दिया है। कॉर्नवालिस ने यह जो डिस्काउंट है नवाब के मंत्री हैदर बेग के अनुरोध पर किया था। हैदर बेग वास्तव में एक योग्य मंत्री था और अवध के प्रशासन में सुधार करना चाहता था। अगला जो बिंदु है वो है सर जॉन शोर की अवध के प्रतिनिधि। 1797 में अवध में आसुफुद्दौला की मृत्यु हो गई, जो कि वहाँ का नवाब था, तथा उसके भाई सादत अली एवं तथा कथित पुत्र वजीर अली में गद्दी के लिए झगड़ा प्रारंभ हो गया। संचालन समिति के आदेशानुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जॉन शोर ने इस झगड़े में हस्तक्षेप किया तथा 1798 में सादत अली को नवाब बना दिया। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने पहली बार अवध के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर खुले तौर पर हस्तक्षेप किया था। इसके बाद से अवध के नवाब की स्थिति और भी कमज़ोर होती चली गई। अवध के नए नवाब सादत अली ने
21 जनवरी 1798 को अंग्रेज़ों के साथ एक संधि की, जिसकी प्रमुख धाराएं मैं आपको बताता हूँ। पहली धारा, अवध ने कंपनी को 76 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया तथा आवश्यकता पड़ने पर इसमें वृद्धि का आश्वासन भी दिया। इसके बदले में सर जॉन शॉर ने नवाब को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। संधि की धारा दूसरी, नवाब ने इलाहाबाद का किला तथा उसकी मरम्मत हेतु खर्च भी कंपनी को दिया। इलाहाबाद का किला और उसकी मरम्मत का खर्चा भी आप देखिए नवाब ने उठाया। तीसरा, नवाब ने उसे गद्दी बिठाने में सहायता देने पर अंग्रेज़ों को 12 लाख रुपया दिया। चौथा, नवाब ने वजीर अली को 1.5 लाख रुपया वार्षिक और उसके अन्य भाइयों को उचित धन पेंशन के रूप में देना स्वीकार किया। वजीर अली को बनारस में रहने की अनुमति दी। तो ये संधि अवध का जो नया नवाब है सादत अली और अंग्रेज़ों के बीच में 21 जनवरी 1798 को हुई थी। नए नवाब ने सर जॉन शॉर को यह भी वचन दिया कि वह अपने राज्य में किसी विदेशी को सेवा में नहीं रखेगा। ये सारी बातें जो है संधि के अंदर हो गई। अंग्रेज़ इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स लिखता है कि सर जॉन शॉर ने यह संधि 1796 में जमान शाह के लाहौर तक आ पहुंचने के कारण की थी। जॉन शॉर को यह आशंका थी कि कहीं जमान शाह से अवध का नवाब कोई साठगांठ न कर ले। इस संधि द्वारा शॉर ने अंग्रेज़ों के हितों तथा स्वार्थों को तो सुरक्षित कर लिया था, परंतु अवध में व्याप्त असंतोष तथा प्रशासनिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। इस संधि के बाद इतिहासकार जैसा P.E. रॉबर्ट्स लिखता है, इस संधि के बाद अवध में अंग्रेज़ों की जड़ें और मजबूत हो गई। अगला बिंदु है लॉर्ड वेलेस्ली की अवध के प्रतिनिधि। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि 1798 से 1805 तक रहा, इसने अवध के ये जो वेलेस्ली का जो समय है, अवध के नए नवाब सादत अली ने अपनी जो शक्ति को अभी संगठित ही नहीं किया था कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। वह एक साम्राज्यवादी शासक था। उसका मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजी सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करना था। लॉर्ड वेलेस्ली की यह पक्की धारणा थी कि उत्तरी पश्चिमी सीमांत की रक्षा के लिए अवध को ब्रिटिश नियंत्रण में लेना परम आवश्यक है। इसलिए उसने भारत आते ही अवध के रेजिडेंट जॉन लैम्सडेन को एक पत्र लिखा। उसमें उसने उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा हेतु अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय तथा नवाब की सेना के स्थान पर ब्रिटिश सेना को बढ़ाने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया था। समय समय पर अंग्रेजी सेना, पैदल भी और घुड़सवार दोनों, अंग्रेजी सेना में वृद्धि करने का खर्च नवाब से वसूल करने का मंतव्य भी
वेलेज़ली ने उस पत्र में व्यक्त किया था। ब्रिटिश सेना के खर्च वहन के बहाने वह अवध के अधिकाधिक भाग पर अधिकार करना चाहता था, परंतु वेलेज़ली को संकल्प के क्रियान्वयन के लिए कोई उपयुक्त बहाना नहीं मिल रहा था। अंत में उसने काबुल के शासक शाह जमान शाह के भारत आक्रमण और उससे नवाब की सांठगांठ की आशंका को बहाना बनाकर नवाब को पेंशन देकर उसे नाम मात्र का नवाब बनाना चाहा। इस आशय का एक पत्र उसने अवध के तत्कालीन रेजिडेंट को लिखा, परंतु 1799 में बनारस में एक अनहोनी घटना हो गई। 1797 में आसफुद्दौला की मृत्यु हो गई थी और उसके स्थान पर ब्रिटिश रेजिडेंट के सहयोग से वज़ीर अली ने वज़ीर अली नवाब बना था। वह अपनी सेना में कमी करके ब्रिटिश सेना में वृद्धि नहीं करना चाहता था। अतः वेलेज़ली की शर्तों से विक्षुब्ध होकर वज़ीर अली ने बनारस में 17 जनवरी 1799 को बहुत से अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतरवा दिया। मारे जाने वालों में जो उस समय रेजिडेंट चेरी था वह भी था। यथार्थ में वज़ीर अली एक विस्तृत षड्यंत्र की योजना बना रहा था और जमान शाह से भी सैनिक सहायता की याचना कर रहा था। हालांकि कुछ इतिहासकारों की यह धारणा है कि 1799 में वह भारत पर आक्रमण करने में समर्थ नहीं था। कौन? जमान शाह। और 1800 में तो उसे गद्दी से हटा ही दिया गया था, परंतु वेलेज़ली इस बहाने पर दृढ़ रहा। उसने नवाब को 9 फरवरी 1800 में एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि अपनी सेना को समाप्त कर उसके स्थान पर ब्रिटिश सेना को विशाल रूप देने को कहा, ताकि जमान शाह व मराठों के आक्रमणों से अवध को बचाया जा सके। 1800 के पत्र में वेलेज़ली ने नवाब पर निम्न दोषारोपण किए। पहला, अवध के प्रशासन में अब तक सुधार नहीं किया गया है। दूसरा, अवध में अशांति व अराजकता फैलाकर नवाब ने ब्रिटिश हितों पर आघात किया है। उसके ये कार्य शत्रुता के समान है। चौथा, नवाब अपनी निजी सेना समाप्त कर ब्रिटिश सेना को विशाल एवं सुसज्जित करे। चौथा, वेलेज़ली ने नवाब को पेंशन लेकर अवध के राज्य को छोड़ने का भी सुझाव दिया। नवाब ने उक्त अभियोगों का युक्त उत्तर देते हुए उपरोक्त अभियोगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, परंतु वेलेज़ली नवाब के तर्कों को कब स्वीकार करने वाला था? वह तो शीघ्रता से अवध को हड़पना चाहता था। उसने अवध में ब्रिटिश सेना भेजकर नवाब को धमकी दी कि वह या तो वार्षिक पेंशन लेकर राज्य का परित्याग कर दे अथवा अवध में भेजी अंग्रेजी सेना को अपना आधा राज्य समर्पित कर दे। इसके साथ ही
वेलेज़ली ने अवध के ब्रिटिश सेनापति स्कॉट को आदेश दिया, कर्नल स्कॉट को आदेश दिया कि यदि नवाब स्वेच्छा से अपना आधा राज्य छोड़ने को तैयार न हो तो सैनिक शक्ति से उसके आधे राज्य पर अधिकार कर लिया जाए। वेलेज़ली और कर्नल स्कॉट का दबाव देखकर नवाब गद्दी छोड़ने को तैयार हो गया। वेलेज़ली ने भी अवध को अंग्रेजी प्रभुत्व में लाने का यह अच्छा अवसर समझा। गवर्नर जनरल ने इसकी स्वीकृति के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिख दिया, परंतु साम्राज्य विस्तार के भूखे वेलेज़ली ने जब सादत अली के पुत्र को भी नवाब बनने के अधिकार से वंचित कर दिया तो क्रुद्ध नवाब ने गद्दी छोड़ने का इरादा त्याग दिया। इस पर वेलेज़ली अत्यंत क्रुद्ध हो गया और 10 नवंबर 1801 को निम्न शर्तों से युक्त संधि स्वीकार करने को नवाब को बाध्य किया। 10 नवंबर 1801 को संधि थोपी। क्या क्या संधि की शर्तें थी? नंबर 1, नवाब ने बढ़ी अंग्रेजी सेना अवध में रखना स्वीकार कर लिया और उसके खर्च के लिए नवाब ने गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद, रुहेलखंड के महत्वपूर्ण मार्ग अंग्रेजों को दे दिए। गंगा व यमुना नदियों का मध्य प्रदेश भी अंग्रेजों को दे दिया। इस प्रकार अवध का समूचा उपजाऊ प्रदेश कंपनी के अधिकार में चला गया। ये उन्होंने एक संधि की शर्तें तैयार करवा ली और नवाब के पास में हस्ताक्षर करने को भेजी थी। तो पहली ये। दूसरी, दिल से तो नवाब अपनी सेना में वृद्धि करना चाहता था, पर इस संधि को स्वीकार कर उसने सेना को भंग करने का वचन वेलेज़ली को दे दिया। नवाब इतने ही सैनिक रख सका जिनकी सहायता से वह रेवेन्यू कलेक्शन कर सकता था, लगान वसूल कर सकता था। तीसरा, संधि का जो प्रावधान जो थोपी गई धारा, इस संधि के संपन्न हो जाने पर वेलेज़ली अब अंग्रेजी सेना को अवध के विभिन्न भागों में रख सकता था। ये संधि जो है थोप दी गई। संधि के यदि महत्व की बात करें, इस संधि के अंतर्गत कंपनी को जो प्रदेश मिले उनसे नवाब का लघु राज्य, छोटा सा राज्य चारों तरफ से घेर लिया गया। केवल उत्तर दिशा में अवध अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त था, बाकी सब दिशाओं में अंग्रेज थे। अवध के इन प्रदेशों पर अधिकार कर वेलेज़ली अब सुगमता से सिंधिया से सामना कर सकता था, मराठों से। उत्तर दिशा में होने वाले अन्य आक्रमणों का भी वह अब मुकाबला कर सकता था। सैनिक दृष्टि से अब नवाब कहीं का नहीं रहा था। अब वह कंपनी की प्रभुता के विरुद्ध शस्त्र उठाने के काबिल नहीं रहा, ना उठा सकता था। इस संधि का महत्व P.E. रॉबर्ट्स लिखता है, अब अवध के चारों ओर ब्रिटिश अधिराज्य की सीमा फैली हुई थी, जो एक ओर हिमालय का स्पर्श कर रही थी तो दूसरी ओर सिंधिया के अधिराज्य का। ये P.E. रॉबर्ट्स ने इसके बारे में लिखा है। यदि हम इस संधि की समीक्षा करें तो जो अवध के प्रति अपनाई गई वेलेज़ली की नीति की इंग्लैंड में कटु आलोचना हुई। इंग्लैंड में इसका वेलकम नहीं हुआ, इसकी प्रशंसा नहीं की गई, आलोचना हुई। अंग्रेज इतिहासकार J.S. मिल
ने तो इस संधि की आलोचना की ही, परंतु डॉक्टर H.H. विल्सन ने भी इस संधि की भारी आलोचना की। अवध के नवाब 1765 के उपरांत इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, सदा कंपनी के वफादार रहे। उन्होंने कभी कंपनी के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाए। इस पर भी वेलेज़ली ने अपमानजनक व्यवहार अवध के नवाब के साथ किया। एल्फ्रेड लॉयल कभी वेलेज़ली का आलोचक नहीं रहा, पर इस संधि की तो उसने भी आलोचना की। वह लिखता है कि इस संधि के माध्यम से वेलेज़ली ने अपने मित्र नवाब के सारे भाव व हितों को दबा दिया। उसके प्रति उसने बहुत कम सब्र तथा उदारता प्रदर्शित की। बोर्ड के संचालकों ने भी इस संधि के प्रति असंतोष व्यक्त किया। इस संधि के संपन्न हो जाने पर भी अवध में शांति स्थापित नहीं हुई, प्रशासन में कोई सुधार नहीं हुआ। पर जैसा कि इतिहासकार के दत्ता लिखते हैं, यह तथ्य है कि इस संधि ने लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा अवध का विलय करना सुगम बना दिया। ये इतिहासकार दत्ता साहब ने लिखा है। निसंदेह वेलेज़ली ने पूर्णतः अवध को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित नहीं किया। यह काम उसने लॉर्ड डलहौजी के लिए छोड़ दिया, परंतु राजनीतिक तथा सैनिक दृष्टि से उसने अवध को पंगु अवश्य बना दिया। जनता के भले के लिए उसने कुछ नहीं किया। वह केवल अंग्रेजी सरकार के प्रति ही वफादार बना रहा। शासन सुधार की ओर उसका तनिक भी ध्यान नहीं गया और उसकी यही कमी आगे तक अखरती रही और अंग्रेज अधिकारियों को उसमें अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय के लिए एक प्रकार से सहायता देती रही। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।